दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब तमाम साथियों का आज की इस न्यू क्लास और न्यू एपिसोड में फिर से वेलकम और खुश आमदीद। देखेंगे दोस्तों, आज ये सवाल आप लोगों को मौलवी का क्लास 2 होने के लिए जा रहा है। इससे पहले आप लोगों को हमने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास डाला था, जिसमें कि मोस्ट वेरी वेरी वांटेड क्वेश्चन सब दिए गए थे। मुझे उम्मीद है कि आप उस क्लास को ज़रूर किए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो प्लीज़ उस क्लास को ज़रूर कर लेंगे। मौलवी में जितने भी बच्चों का एज ए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो उनमें बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता है। अगर आप उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, नहीं याद करेंगे, तो फिर आपको दुश्वारी होगी, परेशानी होगी। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, मदरसा बोर्ड की हर खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल से अगर आप चाहते हैं कि फ़र्स्ट डिवीज़न हो आप अपने इम्तिहान में, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं पर आप लोगों को तैयारी करवाई जा रही है। तो आइए दोस्तों, देखने वाली बात है कि आज का सवाल क्या है। सवाल आप लोगों का कहता है कि ख़राब शय को मिसाल लिखें। ख़राब का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, ख़राब, बर्बाद। शय का मतलब क्या होता है? शय कहते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ को, कोई भी सामान को, ठीक है। तो उसी के बारे में कह रहा आपको कि ख़राब चीज़ों को या फिर ख़राब प्रोडक्ट को मिसाल के साथ लिखिए, यानी कि एग्ज़ाम्पल के साथ लिखिए। जब सवाल समझ गए तो चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। जवाब कहता है इस तरीके से आपको लिखना है कि ख़राब शय पर कीमत मुतासिर मुसब्बत होता है। इसका क्या मतलब? यानी कहने का मतलब है कि ख़राब शय पर कीमत मुतासिर मुसब्बत, यानी कि जो ख़राब चीज़ होता है तो उस पर जो कीमत है, यानी कि उनका जो दाम है वो घट जाता है, वो दाम गिर जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आलू अभी अच्छा वाला है, ठीक है, तो वो अभी मार्केट में आपको कहीं भी जाइएगा तो 35 रुपये 30 रुपये केजी मिल रहा है। और उसी में आपको मैं बता दूं कि थोड़ा-सा आलू में कुछ गीलापन आ गया या फिर ख़राबपन आ गया, तो उस आलू की जो कीमत है वो घट जाती है, 20 रुपये हो जाती है। लेकिन 20 रुपये तो हो जाती है, क्या है वो, लेकिन शय ख़राब है, यानी कि वो चीज़ जो है वो ख़राब है। तो इसीलिए उसका बाज़ार में माँग भी घट जाता है, लोग लेना भी नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ हो गया इस लाइन का मतलब। अब आगे कह रहा है कि लिहाज़ा कीमत के कम होने पर माँग घटती है। अब देखिए यहाँ पर क्या समझे कि कोई भी चीज़ हो, अगर उसका कीमत घट जाता है तो उसका मांग भी घट जाता है। जैसे अगर अभी गेहूं की कीमत मान लीजिए 20 रुपये केजी है, ठीक है, और आगे चल कर के उसकी कीमत घट जाती है, 15 रुपये हो जाती है, तो जो ख़रीदने वाले व्यापारी होते हैं वो भी आपसे नहीं लेंगे, गेहूँ ख़रीदना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बाज़ार में उनका दाम नहीं है, और बाज़ार में जब दाम नहीं होगा तो फिर लेगा कौन? तो इसी को क्या बोला कि लिहाजा कीमत के कम होने पर मांग घटती है। तो मांग घट गई ना, अगर 20 रुपये केजी था तो लोगों के घर घर जा कर के कह रहा था कि गेहूँ है, बेचने वाला वो दे दीजिए। लेकिन जैसे इनका कीमत घटा तो वो मांग घट गया। उसी को और उसके बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, जैसे अभी धान का मौसम आ रहा है, तो अगर धान का कीमत हाईएस्ट डायरेक्ट 40 रुपये केजी हो जाए तो इनका मांग क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा कि जल्द से जल्द दीजिए दीजिए। लेकिन जैसे उनका कीमत घटेगा, 20 रुपये केजी होगा, तो वो माल बिकना बंद हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ख़राब शय पर आमदनी का असर मुनफ़ी होता है, यानी कि जो ख़राब शय होता है, जो ख़राब चीज़ होता है, तो उस पर जो मुनाफ़ा है ना वो बहुत कम होता है। तो ऐसी चीज़ों के मांग का ढलान मुसब्बत होता है, यानी कि ऐसी चीज़ों का जो मांग है वो बिल्कुल घट जाता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सवाल का जवाब इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। इसको अपने भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो आपको हमने क्या कहते हैं जो लैंग्वेज तरीके का था वो बताया। अगर आपको इस तरह सवाल पूछे कि ख़राब शय को मिसाल लिखें, तो डायरेक्ट लिख देंगे कि ख़राब शय, यानी इस तरीके से लिख देंगे कि ख़राब चीज़ों की जब ख़राब सामान हो जाता है तो उसका कीमत जो है घट जाता है, कोई लेना नहीं चाहता है, ठीक है। और कीमत कम होने पर लोग उस चीज़ को ख़रीदना दुश्वारी समझता है, बेकार समझता है, क्योंकि उसमें क्या कहते हैं उनको फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे मिसाल के तौर पर ये भी लिख दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए अगर गेहूँ की कीमत 20 रुपये केजी था, तो जो व्यापारी थे वो घर घर आते थे कि गेहूँ है बेचने वाला, गेहूँ है बेचने वाला, दे दीजिए। लेकिन जैसे ही उनका कीमत मार्केट में घटा, 15 रुपये हो गया, तो वो व्यापारी भी लेने से क्या कहते हैं इनकार कर देते कि नहीं, अभी
दाम गिरा हुआ है, अभी हम नहीं लेंगे। तो इस तरीके से भी आप लिख देंगे बना के, तो कम से कम 1 से 1.5 पेज 2 पेज में चले जाएगा, तो आपको मार्क भी अच्छा मिल जाएगा। चलिए उसके बाद दोस्तों फिर सवाल है इकोनॉमिक्स का ही दूसरा, कि कौमी व निजी आमदनी में क्या फ़र्क है। देखिए, कौमी का मतलब होता है राष्ट्रीय, यानी कि नेशनल इनकम, ठीक है। आमदनी कहते हैं उसी को, रुपया को। और क्या कहते हैं, निजी, यानी कि खुद का जो इनकम है, जो खुद का पैसा है, उसमें क्या अंतर है। यानी कि राष्ट्रीय पैसा और क्या कहते हैं निजी पैसा, इन दोनों में फ़र्क बताने के लिए कह रहा है। तो जवाब इस तरीके से इनका लिखना होगा आपको कि कौमी व निजी आमदनी में मंदरजा झेल फ़र्क है। मंदरजा झेल का मतलब होता है कि जैसे आप लोग हिंदी का एग्ज़ाम अगर देंगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि दोनों में अंतर है, तो दोनों में निम्नलिखित अंतर है। मंदरजा झेल का हिंदी होता है निम्नलिखित, यानी नीचे दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे समझाया गया है 1 नंबर दे करके और 2 नंबर दे करके। इन दोनों को समझाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आप भी मदरसा बोर्ड की परीक्षा देने के स्टूडेंट हैं, तभी इस वीडियोस को देख रहे हैं, चाहते हैं कि अपने इम्तिहान में फर्स्ट डिवीज़न लाए, तो मदरसा बोर्ड के न्यू पैटर्न पर आधारित फ़ुक़ानिया मौलवी परीक्षा 2024 के लिए VBI नोट सभी सब्जेक्ट का बच्चों को दिया जा रहा है। अगर आपने अब तक नहीं लिया है तो इस ऑफ़र को आप अपने हाथ से जाने न दें। ये ऑफ़र प्राइस था 399, 299 हुआ, लेकिन 299 भी आप लोगों से नहीं लेकर के मात्र 199 में दिया जा रहा है। अगर आपने अब तक इसे परचेज़ नहीं किया है तो इस नंबर पर जाकर के व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और इसे ज़रूर परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट डिवीज़न लाने में आप लोगों को बहुत ही मददगार साबित होगा। इस नोट्स के अंदर वेरी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके इम्तिहान में अक्सर पूछे जाने के इम्कानात होते हैं, वो सभी क्वेश्चन को दिए जाते हैं। तो देर ना करें, जितना जल्द हो सके इस नंबर पर जाकर के ले लें, ऑफ़र समाप्त हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर नंबर 1 में इस तरीके से आपको लिखना है कि कौमी आमदनी में इज्तमाई व निजी दोनों इलाक़ों की आमदनी को शामिल की जाती है, ठीक है। यानी अब कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय इनकम में इज्तमाई कहने का मतलब है कि जो आम लोग होते हैं उनके भी इनकम जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं, ठीक है। और जो राष्ट्रीय इनकम है वो भी शामिल होते हैं, जबकि निजी आमदनी में क़बल निजी इलाक़े की आमदनी को शामिल किया जाता है। यानी कि जो निजी आमदनी होता है इंसानों का, उसमें केवल और केवल आपके खुद के इनकम होते हैं, ठीक। उसके बाद नंबर 2 में कह रहा है कि कौमी आमदनी में मुंतकिल आमदनी को शामिल किया जाता है, जबकि निजी आमदनी में वसाइलाती आमदनी व मुंतकिल आमदनी दोनों को शामिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 में इस तरीके से लिखना है कि कौमी आमदनी में कौमी कर्ज़ पर सूद कौमी आमदनी का हिस्सा नहीं होता है, जबकि निजी आमदनी के कौमी कर्ज़ पर सूद निजी आमदनी का हिस्सा होता है। यानी कि दोस्तों अगर कोई सूद लेता है, अगर राष्ट्र अंतर पर कोई सूद लिया तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो अगर आप निजी मामला में सूद लेते हैं निजी काम के लिए, तो वो आपका अपना निजी मामला हो गया, उसमें सूद लिया जाता है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि कौमी आमदनी के अंदर अगर कोई सूद पर लोन पर पैसा ले तो क्या उसको सूद भरना पड़ेगा, तो आप ऑप्शन में देंगे ए और बी में, ए में देगा नहीं और ऑप्शन बी में देगा हाँ, तो आप क्या टिक मारेंगे, ऑप्शन ए यानी कि नहीं, क्योंकि ये निजी मामला में होता है। उसके बाद सवाल कहता है कि असराती आमदनी क्या है, ठीक है। अब आइए दोस्तों देखिए यहाँ पर जो सवाल कहा गया कि असराती आमदनी क्या है, तो इसका जवाब इस तरीके से लिखना है कि असराती आमदनी का मतलब ये है कि आदमी की यौमिया आमदनी, ठीक है। उसके बाद यौमिया का मतलब एक दिन की आमदनी, आमदनी बढ़ने से क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है, वहीं आमदनी घटने से क़ुव्वत ख़रीद घट जाती है। इसी को जो है असराती आमदनी कहा जाता है। इस तरीके से आप लोगों का आज हमने इकोनॉमिक्स का सेकेंड क्लास को भी मुकम्मल कर दिया प्यारे साथियों। बहुत ही मज़ा आया हुआ क्लास में। एक बार मुझे अपना दुआया जुमला ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा एक छोटे से आदमी के लिए, क्योंकि आप लोग में मैंने देखा है कि बहुत बड़े-बड़े जो क्या कहते हैं जानकार लोग होते हैं वो भी इस क्लास को करते हैं। अगर किसी तरह की कोई भूल हो तो उसे आप ज़रूर माफ़ फरमाएँगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे, ताकि मैं उस चीज़ पर गौर व फ़िक्र करके उस चीज़ को सुधार सकूँ। तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।